है वो बॉम्बे, दिल्ली, वेल्लोर ये सब जाना वो चाहते हैं। उसका रीज़न भी यही है कि हम कुछ बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ऑफ़र नहीं कर पाते हैं। उस पे मेरा हमेशा फोकस रहता है कि हम लोग उसको करें। जैसे कि हमने 2017 में मैंने यहाँ पे झारखंड का पहला CBCT स्टार्ट किया था, जो कि सिर्फ दांत का वो CT स्कैन लेता है, सिर्फ चेहरे का CT स्कैन लेता है। वो झारखंड का पहला था जो हमने स्टार्ट किया था। उसी तरह अभी इस साल के स्टार्टिंग में हम लोगों ने जॉ ट्रांसप्लांट किया था। वो पूरे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन चारों स्टेट का पहला जॉ ट्रांसप्लांट सर्जरी था, जहाँ पे हमने जॉ को एक 3D प्रिंटर टेक्नोलॉजी की मदद से रिप्लेस किया था एक टाइटेनियम के जॉ से। तो हमारा फोकस हमेशा रहता है हम लोगों का कि हम लोग टेक्नोलॉजी को लेके आएँ, जो ऐसे लोग हों जो फाइनेंशियली बहुत पुअर हों, उनको हम, जैसे अभी आपने देखा एक 2 साल की बच्ची है, ये भी बड़े बड़े दूर से आए हैं, करीब 350-400 किलोमीटर से लोग आए हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि अगर कोई वैसा नीडी हो जिसको वाकई में ज़रूरत है, तो फिर हम लोग ये नहीं देखते हैं कि हम आयुष्मान कार्ड है या नहीं है, या उसके पास और कुछ फैसिलिटी है या नहीं है। वो हमारी कोशिश हमेशा से रहती है कि उसकी वजह से लोगों का इलाज ना रुके। ये आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। फेस टू फेस विथ इमरान अली में हर बार आपकी मुलाकात कराता हूं एक जानी मानी शख्सियत से। इस बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं रांची के मशहूर ओरल सर्जन डॉक्टर अनुज कुमार जी। सर, आपका फेस टू फेस विथ इमरान अली में स्वागत है। धन्यवाद आपका इमरान जी। सर, एक सवाल कि ये जो ओरल सर्जन होते हैं, तो ये बहुत सारे लोग BDS को ये समझते हैं कि उसका दायरा सिर्फ डेंटल सर्जन तक है, तो ये BDS ही आगे इम्प्रूव करके ओरल सर्जन बनते हैं, क्या इसका सिस्टम है? जी एक्चुअली जो बेसिक ग्रेजुएशन है वो BDS है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। और उसके बाद जो है डेंटिस्ट्री में करीब 9 सुपर स्पेशलिटी हैं, जिसमें से ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी जो है वो एक सुपर स्पेशलिटी है। तो ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं वो मेनली फेशियल ट्रॉमा, जो आप मुंह के कैंसर, ओरल कैंसर रहता है, वो हम लोग देखते हैं। जो क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट है वो है, ऑर्थोनेटिक सर्जरी है। अभी हाल फिलहाल में हेयर ट्रांसप्लांट को लेके भी गाइडलाइंस आए हैं, उसमें भी मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। फेशियल एस्थेटिक्स हो गया, जो माइनर ओरल सर्जरीज़ हैं, इम्प्लांटोलॉजी है। तो इसका दायरा जो है, तमाम चीज़ें जो हैं ये वो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में है। जी जी जी। तो ये BDS के बाद वापस से 3 साल का जो है वो मास्टर्स का कोर्स है। जैसे इट्स इक्विवेलेंट टू MD एंड MS। जैसे आप MBBS के बाद MD और MS करते हैं, ठीक वैसे ही BDS के बाद जो है वो MDS है, अलग अलग स्पेशलिटी में, जिसमें से मैक्सिलोफेशियल सर्जरी एक स्पेशलिटी है। सर, ये तो एक स्टूडेंट के लिए माना जा सकता है, वो उनकी बात। एक आम आदमी को अगर समझाया जाए आपके प्रोफेशन को लेकर, ख़ासतौर से ओरल सर्जन के काम को लेकर, तो उनको कैसे बताएंगे कि क्या क्या कुछ होगा? देखिए, चेहरे को लेके जितनी भी विकृतियां हैं, चाहे वो ट्रॉमा के बाद हो, मतलब कि एक्सीडेंट के बाद हो, चाहे वो कैंसर रिलेटेड हो, चाहे जो आपको कई टाइम जबड़े में छोटे सिस्ट और ट्यूमर होते हैं जो कि कैंसर्स नहीं होते हैं, वो सारे कुछ जो हैं वो ओरल कैंसर में ही, ओरल सर्जरी में ही आते हैं। सिचुएशन ठीक नहीं है तो उसको गया, पटना, रांची लोग ले जाते हैं, रेफ़र करते हैं। हमें ये बताइए, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए, कि ऐसे सिचुएशन जब आते हैं एक्सीडेंट के, तो उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, या फिर उनको क्या प्राथमिक उपाय, शुरू में क्या उपाय अपनाना चाहिए, ताकि वो अगर आप तक आते हैं तो वो अपने आप को बचा के रख पाएँ? देखिए, पहली चीज़ तो है वो बचाओ। अभी जो है रफ्तार जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा बनते जा रहा है, तो रफ्तार और नशा, ये 2 चीज़ों से तो हमेशा बचना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, हेलमेट जो आप लेते हैं वो अच्छे मानकों का, वो ISI अप्रूव्ड हेलमेट ही लें। और दूसरा, बहुत लोगों में ये प्रचलन है, कोई हेलमेट जो लेते हैं वो हाफ हेलमेट रहता है, जो आपका जबड़ा जो है उसमें नहीं, उसका बचाव नहीं हो पाता है। तो हेलमेट का चुनाव जब भी करें तो वो चीज़ देखें कि वो पूरे चेहरे और आपके सिर को वो बचा के रखे। दूसरा चीज़, हेलमेट का साइज़ जो है वो बिल्कुल आपके चेहरे के साइज़ के हिसाब से वो फिट होना चाहिए, उस नगली बढ़िया से फिट होना चाहिए। और उसका स्ट्रैप जो है वो हमेशा अच्छे से बंधा होना चाहिए। ये 3 चीज़ है जिससे आप फेशियल ट्रॉमा या हेड इंजरी से आप बच सकते हैं, एक्सीडेंट के बाद भी। लगता है कि ये कारण रहे? बिल्कुल रहते हैं। तक जो पेशेंट जी आते हैं, जी, तो हेलमेट नहीं पहनना जो है वो सबसे बड़ा कारण है। जी, नशा भी रफ्तार और नशा, ये तो जो 2 मुख्य हैं।
वो तो यही दो मुख्य हैं कारण है, क्योंकि जो बाइक्स जो जिस स्पीड से वो चलाते हैं वो एक बहुत बड़ा कारण है कि आप खुद की ज़िंदगी को भी दांव पे लगाते हैं और आप सामने वाले की ज़िंदगी को भी जो है आप रिस्क पे लेते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। दूसरा चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी ट्रॉमा जिसमें आपका जबड़ा, आपको लगता है कि जबड़ा टूटा है, उसमें हमेशा हेड इंजरी का रिस्क रहता है, क्योंकि जबड़ा जो है वो बहुत ही जो हड्डी है वो बहुत ही मजबूत हड्डी है। वो अगर कोई फोर्स इतना ज़्यादा है कि आपका जबड़ा उसमें क्षतिग्रस्त हुआ है, तो इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको जो है हो सकता है कि आपके ब्रेन में भी आपको हेड इंजरी भी हुआ हो। इसमें अगर किसी मरीज में ट्रॉमा के बाद हम 3 चीज़ें मेन रहती हैं। अगर उन्हें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हुआ है कुछ देर के लिए भी, चाहे या उनको उल्टी हुई है या उनको सीजर्स आए हैं जिनको हम लोग झटका जैसा बोलते हैं, वैसा अगर आया है, अगर ये 3 चीज़ें हैं तो हेड इंजरी का रिस्क जो है वो ज़्यादा है, मतलब कि आप में हेड इंजरी होने की संभावना जो है वो ज़्यादा है। आपको जो बेसिक ध्यान ये रखना है कि अगर आपको लगता है कि जबड़े में चोट पहुंचा है तो बहुत ज़्यादा जो है उसको मैनिपुलेट ना करें, बहुत ज़्यादा जो है उसको मुंह को खोल के या खुद से ये ना करें कि आप उसको वो ना करें, ठीक है, उसको स्थिर रखें। अगर आपको कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, चाहे नाक से चाहे मुंह से, तो बार बार थूक के या नाक को झाड़ के देखना नहीं है, उससे ब्लीडिंग और बढ़ जाती है। उस हिस्से को थोड़ा दबा के रखेंगे साफ़ रुई से या साफ़ कपड़े से, तो वो आपको ज़्यादा ब्लीडिंग रुक जाता है ज़्यादातर। तो ये चीज़ जो है जब तक कि आप आपातकालीन अस्पताल के आपातकालीन कक्ष तक नहीं पहुंचते हैं तब तक आपको इन चीज़ों को थोड़ा जो है वो ध्यान रखना है। सर, अभी ओरल कैंसर के मामले बहुत आ रहे हैं कई कारण से, जो आम तौर पे जो गुटखा या इसका इस्तेमाल है या सिगरेट का इस्तेमाल है, बहुत सारी और चीज़ें हैं जो आप लोग समझ सकते हैं। तो इससे बचाव का क्या उपाय लगता है आपको? क्या राय देंगे ऐसे वीवर्स जो इसके शिकार हो सकते हैं? तो ओरल कैंसर से कैसे बचें वो? ये बहुत सही कहा आपने, क्योंकि ओरल कैंसर के मामले जो हैं वो वाकई में बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इस पूरे बेल्ट में काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। और सबसे जो इसमें चिंताजनक बात ये है कि अभी जो लोग आ रहे हैं, जो मरीज आ रहे हैं, उनकी उम्र जो है वो धीरे धीरे एवरेज उम्र जो है वो कम होते जा रही है। तो ये एक बहुत मेजर फैक्टर है, क्योंकि अगर ओरल कैंसर जो है वो आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। तो अगर आप कम उम्र में इस जो है अगर ओरल कैंसर के चपेट में आ जाते हैं तो एक बहुत प्रोडक्टिव ईयर्स है आपका जो कि आपका वेस्ट चला जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो वो ये है कि जितनी आप टोबैको का, चाहे वो कोई भी फॉर्म रहे, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो गुड़ाखू हो, चाहे गुल हो, चाहे तंबाकू हो, चाहे जो वो जर्दा वगैरह आता है, किसी भी फॉर्म को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको आप इस्तेमाल ना करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको इसमें मैं रोकना चाहूँगा, अभी आजकल कुछ नशा के बारे में सुनते हैं कि वो सुलेशन जैसी चीज़ें और कुछ केमिकल जैसी चीज़ों का इस्तेमाल, ये सब क्या नहीं है? वो मैं देखा तो नहीं हूँ लेकिन सुनता हूँ कि कुछ यूथ इसको इस्तेमाल। हाँ जी, ओरल कैंसर से तो वो रिलेटेड नहीं है। वो मोस्ट प्रॉब्ली वो एडिक्टिव जैसा रहता है। वो जो है आप जो उसका स्मेल है, उसका जो केमिकल का आपको स्मेल है, वो आपके ब्रेन को पर्टिकुलर वो स्टिमुलेशन देता है, ठीक है। ओरल कैंसर जो है वो उन सब से नहीं है रिलेटेड। ओरल कैंसर का जो सबसे बड़ा कारण है वो तंबाकू है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके मुंह में कोई भी घाव, कोई भी छाले ऐसे हैं जो 14 दिन के बाद भी घाव नहीं भर रहा है या वो छाला ठीक नहीं हो रहा है, या कोई सफ़ेद दाग है या कोई लाल दाग है जो आपको लगता है कि 14 दिनों से ज़्यादा है और ठीक नहीं हो रहा है, तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें। आप जो आपके नियरेस्ट जो आपके चिकित्सक हैं उनसे सलाह लें, चाहे वो एक कोई डेंटिस्ट हो, चाहे वो कोई ओरल सर्जन हो, चाहे वो कोई कैंसर रोग विशेषज्ञ हो, उनसे बिल्कुल सलाह लें अगर आपके मुंह में कोई ऐसा लक्षण है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर इनिशियल स्टेज में उसका अगर वो पकड़ में आ जाए तो उसका इलाज भी बहुत आसान रहता है, आपका खर्च भी बहुत कम रहता है, और जो सर्जरी के बाद का जो ड्यूरेशन है वो बहुत ही अनइवेंटफुल रहता है। तो सबसे जल्दी है, सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको अवॉइड करें, तो वो सबसे अच्छी बात है। अगर आपको मुंह में कोई ऐसा घाव दिख रहा है तो उसको लेके आप बहुत विजिलेंट रहें। कोई भी वैसा
आपको घाव नज़र आता है तो 14 दिन के भीतर ठीक नहीं होता है तो उसको प्रोलॉन्ग खुद से सेल्फ मेडिकेट ना करें, उसको आप अपने जो निकटतम हैं उनसे बिल्कुल उनसे दिखाइए और तभी जो है वो पकड़ में आएगा और तभी उसका इलाज जो है वो सही से संभव हो पाएगा। सर अब आखिरी सवाल, मैं ज़्यादातर डॉक्टर्स से जो मिलता हूँ या देखता हूँ तो एक बड़ी उम्र में जाकर वो एक्सपर्ट होते हैं, ज़्यादातर इस पेशे में ये देखा जाता है। लेकिन मैं जो अभी देखा यहाँ पर, कई बार यहाँ पे आया तो कई बड़े मेजर प्रॉब्लम्स को लेकर लोग यहाँ पे आए हैं। बहुत तो इतनी कम उम्र में आपने ये सारी चीज़ें, इतने कई अवार्ड मैं देख रहा हूँ आपकी क्लिनिक में, बहुत सारे सम्मान आपको मिले हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, हम लोग देखिए, हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि जो टेक्नोलॉजी है, कोई भी बिहार झारखंड एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको जितने भी डॉक्टर्स हैं, आपको कई बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आपको यहाँ मिलेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो जिस पे मैं हमेशा फोकस रखता हूँ कि हम लोग नई टेक्नोलॉजी को जब तक आप यहाँ पे लेके नहीं आएंगे तब तक जो है वो चीज़ें थोड़ी, लोगों को भरोसा जो है वो थोड़ा कम रहता है। लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो है वो बॉम्बे, दिल्ली, वेल्लोर ये सब जाना वो चाहते हैं। उसका रीज़न भी यही है कि हम कुछ बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ऑफ़र नहीं कर पाते हैं। उस पर मेरा हमेशा फोकस रहता है कि हम लोग उसको करें। जैसे कि हमने 2017 में मैंने यहाँ पे झारखंड का पहला CBCT स्टार्ट किया था, जो कि सिर्फ दांत का वो CT स्कैन लेता है, सिर्फ चेहरे का CT स्कैन लेता है। वो झारखंड का पहला था जो हमने स्टार्ट किया था। उसी तरह अभी इस साल के स्टार्टिंग में हम लोगों ने जॉ ट्रांसप्लांट किया था। वो पूरे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन चारों स्टेट का पहला जॉ ट्रांसप्लांट सर्जरी था, जहाँ पे हमने जॉ को एक 3D प्रिंटर टेक्नोलॉजी की मदद से रिप्लेस किया था एक टाइटेनियम के जॉ से। तो हमारा फोकस हमेशा रहता है हम लोगों का कि हम लोग टेक्नोलॉजी को लेके आएँ और बाकी चीज़ें तो अपनी जगह है, बाकी चीज़ें तो खैर वो साथ साथ आती रहती हैं। तो शुरुआत में कहाँ रहे थे फिर आप? मैं वैसे हम लोग नेटिव हैं बिहार के, लेकिन 1996 से मैं झारखंड में ही हूँ। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट के सर? सहरसा सहरसा के। अच्छा। जी। नहीं, ये अपने प्रोफेशन को लेकर इससे पहले प्रैक्टिस नहीं, मैं थ्रू आउट रांची में ही रहा हूँ। सर जब से पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म किया है, मेरी पढ़ाई भी यहीं पे हुई है। 10th तक मैं विशव एस्कॉट में था, 11th 12th फिर DAV शामली में था, फिर मैं बैंगलोर चला गया, फिर बेलगाम में था PG के लिए। 2015 से मैं रांची में ही है तो रांची के ही है, तो रांची में ही रुका हुआ। अवार्ड जो मिले हैं इतनी कम उम्र में, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये वही मैं बोला, ये पार्ट है। मतलब कि हमारा फोकस रहता है कि हम सर्विस दें और उसके बाद जो फेम है, चाहे वो अवार्ड हो, चाहे वो पैसे के तौर पे हो, चाहे वो लोगों का जो वो है, जो लोगों का प्यार है, वो सारा कुछ जो है वो बाई प्रोडक्ट है। मेन हम लोग कोशिश करते हैं कि आप अपना जो है वो 100% दें, आप सही जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। एक हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि जो ऐसे लोग हों जो फाइनेंशियली बहुत पुअर हों, उनको हम, जैसे अभी आपने देखा एक 2 साल की बच्ची है, ये भी बड़े बड़े दूर से आए हैं, करीब 350-400 किलोमीटर से लोग आए हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि अगर कोई वैसा नीडी हो जिसको वाकई में ज़रूरत है, तो फिर हम लोग ये नहीं देखते हैं कि हम आयुष्मान कार्ड है या नहीं है, या उसके पास और कुछ फैसिलिटी है या नहीं है। वो हमारी कोशिश हमेशा से रहती है कि उसकी वजह से लोगों का इलाज ना रुके। ये हमारा एक प्रायोरिटी है जिस पर हम हमेशा फोकस करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, ये कह के आपने और हमारा दिल जीत लिया, और कितने लोगों का जो सुन रहे होंगे वो तमाम लोग बहुत खुश हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो व्यूअर्स, आप सुन रहे थे, बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर साहब ने जानकारी दी, कई मौत, ओरल कैंसर को लेकर, या एक्सीडेंट के पोजीशन में क्या कदम उठाना चाहिए, या किन चीज़ों से एक्सीडेंट होते हैं या इस तरह के खतरे सामने आते हैं, उनसे बचना चाहिए। तो व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।